चलिए बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है और पढ़नी है। उसके नोट्स आज शाम को तक आपको मिल जाएंगे और मैं यहाँ पाउल वाले का दे दूँगा, उस जरा सुना देंगे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और फिर टाइप्स पढ़ के आज एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म करेंगे जो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं जी। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो एग्रीमेंट की तो आपको पता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज, रिपीट करते जाएंगे मेरे साथ, विच इज enforceable by law is known as contract। एक नई डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एग्रीमेंट को हम प्रॉमिस भी कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का वादा हो गया ना, दो लोगों ने वादा किया, एक ऑफर करने वाले ने और एक एक्सेप्टेंस करने वाले ने, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है ना, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है यही लोग क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है प्रॉमिसर जिसने वादा किया है, जिस पे हम वादा निभाने वाले हैं जिसके लिए, वो हो जाता है प्रॉमिसी। मगर जब तक ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता तो यही लोग क्या कहलाते हैं, ऑफरर, है ना। और ये कहलाता है ऑफरी, जिसे ऑफर दिया गया है, अभी तक उसने एक्सेप्ट किया नहीं, बट आफ्टर एक्सेप्टेंस ये उनका नाम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मैंने क्या बोला आपको, पक्का समझ में आया। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अब इस पर जम के मेहनत करनी है अपने को, जम के। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन कौन से सेक्शंस में आती हैं वो भी हमको पढ़ना है, हमको भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं प्रॉमिस की डेफिनेशन की बात कर रहा था, ठीक है, कि एग्रीमेंट को प्रॉमिस भी कहा जाता है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ई, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जो लिखे होते हैं, सेक्शन 2 में पूरी डेफिनेशन है, फिर अलग डेफिनेशन के अलग अलग क्लॉज है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की तो बता दिया, सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज के। ये प्रॉमिस की डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्या है इसका बेसिक डेफिनेशन, क्या है एग्रीमेंट को जब हम प्रॉमिस के रूप में देखते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, सेट मतलब एक से ज्यादा, तो दो लोगों ने वादा किया ना, ऊपर अपन ने देखे ना, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रोमिसेस भी बोल सकते हो क्योंकि एक से ज्यादा हो गया। फॉर्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट काहे पे बेस्ड होता है, कुछ लेन देन पर, काहे पे बेस्ड होता है, कोई लेन देन पर, और उस लेन देन को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन, चाहे वो पैसे के रूप में हो या प्रॉमिस के रूप में हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर, कुछ ना कुछ लेन देन कर रहे हैं वो फॉर ईच अदर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस, या एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ गया। एग्रीमेंट की लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी हुई डेफिनेशन, ठीक है। एग्रीमेंट की दी हुई डेफिनेशन प्रॉमिस के रूप में। बट अगर आपको प्रॉमिस की एक सेपरेट डेफिनेशन चाहिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको प्रॉमिस की एक सेपरेट डेफिनेशन चाहिए, सेपरेट, क्योंकि अभी अपन ने तो एग्रीमेंट की पढ़े प्रॉमिस के रूप में, क्या होगी डेफिनेशन, मैं आपको लिख के बताता हूं।
है ना, टू क्लॉज बी। ओके, दिखाता हूं कि क्या है, आप अच्छे से समझ लेना। व्हेन द पर्सन टू whom when the person to whom, ये द पर्सन कौन है मालूम है, जिसे ऑफर दिया गया है ना, टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसे प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल इज मेड, दिया गया था ना प्रपोजल ऊपर, और उसने अपने प्रपोजल को सिग्निफाइड किया, मतलब अपने एक्सेप्टेंस को उसने कम्युनिकेट किया। सिग्निफाइड का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। हिज एसेंट यानी कंसेंट, कि हाँ मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, है ना, उसने उस ऑफर को सिग्निफाइड किया, कम्युनिकेट किया, हाँ मैं रेडी हूँ ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या मान लेंगे अब, इसका मतलब वो प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट। सो द प्रपोजल is said to be accepted, is said to be accepted, that is the basic definition of promise। एंड ऊपर वाली डेफिनेशन जो थी वो एग्रीमेंट के रूप में थी, जिसको हम प्रॉमिस भी कहते हैं। तो जब एक पर्सन को किया हुआ वादा जब वो सिग्निफाई करके यानी कम्युनिकेट करके एक्सेप्ट कर लेता है, तो मतलब प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया, क्योंकि अब तो दोनों को अपने वादे को निभाना पड़ेगा, और वादा टूटेगा तो उस टूटे हुए वादे को हम क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। और कोई अगर अपना वादा तोड़ेगा तो फिर किसी ना किसी को क्या मिलेगा, राइट, जिसको भी नुकसान होगा, राइट टू क्लेम। तो जो वादा तोड़ेगा उसी पे क्लेम करोगे ना, अरे हाँ के ना, कि दुनिया भर को सीव करोगे, दुनिया भर पे केस करोगे अगेंस्ट दी ब्रेकिंग पर्सन, जिसने वादा तोड़ा, यही होगा ना। तो अब एक नई चीज और आएगी कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट में हम कौन सा राइट पढ़ते हैं। तुमको दो एग्जांपल देता हूं, कौन सा राइट हम पढ़ने वाले हैं, कौन से राइट का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल दे रहा हूं, भूलना मत। अगर ए ने बी से एग्रीमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे घर पे तुम कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स भिजवा देना ना, इनॉग्रेशन है तो जल्दी से एक रूम तैयार करना है, लेट मत करना। बी ने बोला ओके बिल्कुल। अब बी ने उस दिन ब्रिक्स नहीं भिजवाए और डिले कर दिया, जिसकी वजह से इसके इनॉग्रेशन का काम लेट हो गया। ऑफिस का इनॉग्रेशन था, जिसके इसके हाथ से एक टेंडर छूट गया, इसको टेंडर मिलने वाला था ऑफिस बनते ही। तो इसने बी को स्यू किया ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, ब्रेकिंग के लिए, तेरी वजह से मेरे को नुकसान हुआ। अब सुनो बुरी बात, तो बी को ही करेगा ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका राइट है वो होता है अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगर ए बी के पैसे डुबाएगा तो बी ए को सीव करेगा और ए बी को सीव करेगा, ये पूरी दुनिया को सीव नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। तो जब पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ आपका कोई राइट होता है तो उसको बोलते हैं राइट इन पर्सोनम, यानी पर्टिकुलर पर्सन, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अदर लॉज हैं, स्पेशली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं राइट इन रिम। इसका मतलब होता है, ध्यान देना, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के खिलाफ आपके पास एक राइट है जो दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। बिकॉज ये राइट कब मिलता है आपको, आफ्टर गेटिंग ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। इसलिए बोला है सेल ऑफ गुड्स में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में राइट आपको मिलता है।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। एग्जांपल दे देता हूँ, भूलना मत। अगर एक्स ने वाई को कार बेचा, वाई हो गया ओनर कार का। अब उस कार को वाई चलाए ना चलाए, तोड़ दे, फोड़ दे, जला दे, सो जाए उसके अंदर, वो वाई की इच्छा। दुनिया की कोई ताकत, एक्स को तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी ताकत वाई को उस कार को अपने तरीके से यूज करने से नहीं रोक सकती। सेम एप्लीकेबल टू मेरा जो घर है, माई हाउस, इसकी ओनरशिप है मेरे फादर के पास में। दुनिया की कोई भी ताकत उनके घर में बिना पूछे आ नहीं सकती, बिना पूछे रह नहीं सकती, बिना पूछे कुछ कर नहीं सकती, बिना पूछे तोड़ नहीं सकती। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड उनके पास राइट। और अगर ऐसा वो करते हैं, प्रॉपर्टी पर घुसते हैं, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेसपास। बिना अनुमति के प्रॉपर्टी को यूज करना, घुसना। तो हम क्या पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट में? राइट इन पर्सन हम अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। ये भी क्लियर हुआ आप लोगों को? भाई ये सब छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तब भी तो मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आया? और जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखने का, नहीं लिखे तो खेल खत्म, नहीं लिखे तो खेल खत्म। ठीक है? एसेंशियल एलिमेंट्स भी क्लियर है आपको? ठीक है? अब आज हम लोग बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एग्रीमेंट तो सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल होगा। कौन सा कौन सा चीज आपको लीगल ऑब्लिगेशन यूज करने का अधिकार देगा? एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट तो इलीगल भी हो सकते हैं ना। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। भूलना नहीं, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। फटाफट ये पहले यूनिट खत्म भी हो जाएगा, वो समझ में भी आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, और आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे उसको एनफोर्सिबिलिटी। क्या ये एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा? सबसे पहला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप पेश हुजूर खिदमत में है आपके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से जो लग रहा है सर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, लिखते हैं ना अपनी कॉपी में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट which contain the contract which contain all the essential elements, all the essential elements of a valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इसमें मौजूद है। और ये पूरे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 10। और आप बोलोगे सर कहाँ लिखे हैं, वो ज़रा नाम बताना। दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये आ गया सेक्शन 10 के पूरे एलिमेंट्स। ये सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये अगर मौजूद है तो कोई भी एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो पहला हुआ कंप्लीट, वैलिड। दूसरा मेरा फेवरेट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान देना, कुछ चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। अपने तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले इसका सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज जे। ध्यान देना, वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में किसी वजह से वॉइड हुआ, यानी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हुआ। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट था ना। अब वजह क्या हो सकती है कि भाई दो लोग ट्रेड कर रहे थे, वो ट्रेड पे सरकार ने बैन लगा दिया, मतलब चेंज इन लॉ, जैसे कि शराब,
कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जैसे कि कोविड-19 की वजह से वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, या पार्टीज की डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था ना, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं तो फिर मैं इसको वॉइड एग्रीमेंट कहता, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? अब ए बी को कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला था, ट्रक निकले, सरकार ने अनाउंस कर दिया भाई जनता कर्फ्यू, पूरा ट्रांसपोर्टेशन तब, तो क्या दोनों पार्टी की गलती है? नहीं। अब वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट तो था ना, बाद में वॉइड हुआ ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, दोनों पार्टी की कोई गलती नहीं है, दोनों पार्टी की कोई गलती नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कि शुरू से इम्पॉसिबल नहीं था, बाद में इम्पॉसिबल हुआ। शुरू से इम्पॉसिबल नहीं था, बाद में इम्पॉसिबल हुआ। ये आप लिख भी लेना यहाँ पर, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल, शुरू से नहीं था, सब्सिक्वेंट, क्योंकि शुरू से होता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। सब्सिक्वेंट, और दोनों पार्टीज की कोई गलती नहीं है। कहाँ है लॉ चेंज हुआ उसमें उन लोग क्या कर लेंगे? समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन उसकी क्लियर हो जानी चाहिए, कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां पर। इस पे आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ाने वाला हूं, कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच, ध्यान देना, विच सीज, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, सीज मतलब फिनिश, सीज टू बी एनफोर्सेबल, यानी अब एनफोर्सेबल करने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि लॉ चेंज हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। एक सिंगर और एक इवेंट कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 दिन पहले सिंगर का एक्सीडेंट हो गया, सिंगर मर गया, तो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया ना, अब तुम क्या उसको स्यू करोगे? वो तो मर गया, उसकी भी गलती नहीं थी उसमें, पर कॉन्ट्रैक्ट तो था एनफोर्सेबल, अब वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, है ना, बिकम्स सडनली वॉइड हो गया। नोटबंदी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सडनली वॉइड हुए थे बिकॉज नोट बंद हो गए थे। और कब वॉइड हुआ? कब वॉइड हुआ? व्हेन इट वांटेड टू बी एनफोर्सेबल। व्हेन इट सीज टू बी, जब वो एनफोर्सेबल होने के लिए रेडी था, उसी वक्त वो सीज हुआ। क्यों? ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। ये इसकी डेफिनेशन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सीज का मतलब होता है जो इफेक्ट में नहीं आ सकता, वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट, वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरे इस पे आ जाते हैं जी, मेरा फेवरेट पार्ट, दैट इज वॉइडेबल। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कुछ, कॉर्शियन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन इट इज सेक्शन 2 क्लॉज आई। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इन 4 एलिमेंट के यूज होने पर वॉइडेबल हो जाएगा। याद आया? फिजिकल प्रेशर, भरोसा जीतना, फ्रॉड करना, अनजाने में की हुई गलती। तो पढ़ें, एक ऐसा एग्रीमेंट तुरंत प्रैक्टिस करना, तुरंत तुरंत, विच इज एनफोर्सिबल, एक ऐसा एग्रीमेंट जो इजीली एनफोर्सेबल है, बट लॉ के द्वारा इजीली एनफोर्सेबल है, बट इसकी एनफोर्सेबिलिटी डिपेंड है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज और वन और मोर पार्टीज, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टीज के साथ में भी तो गड़बड़ हो सकती है ना। कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी थोड़ी ना 2 ही लोग होंगे, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। देयर टू, है ना, जिनके साथ गलत हो रहा है उन, अगर वो चाहें तो उसको
मना कर सकते हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, बट उसकी एनफोर्सेबिलिटी उन पे बेस्ड नहीं है जिसके ऑप्शन पे वो बेस्ड है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ये अदर और अदर्स कौन है मालूम क्या? जो आपके साथ में अंडर इन्फ्लुएंस या कोर्शन कर रहे हैं। इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसे क्या कहेंगे? वॉइडेबल को मैंने बताया था क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल बाय द पार्टीज जिनके साथ वो गलत चीजें हो रही हैं। वो नहीं जो गलत चीजें कर रहे हैं, वो थोड़ा ना कैसे कैंसिल करेंगे, वो कैसे कैंसिल करेंगे? वो तो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और कौन कौन से 4 एलिमेंट थे जो मैंने आपको बताया था? फट से बता दो, फट से बता दो मेरे बच्चों। फिजिकल प्रेशर, अगर आप थ्रेट कर रहे हो किसी को तो कॉर्शियन। अरे यार एक सेकेंड, भरोसा जीत के अगर बेवकूफ बना रहे हो तो अंडर इन्फ्लुएंस, जानबूझ के की हुई गलती, गुनाह, फ्रॉड, अनजाने में किया हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन। कंफ्यूज मत होना, दोबारा एक बार डेफिनेशन को देख लेना। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल होगा उन ऑप्शन पार्टीज के ऑप्शन पर जिनके साथ में ये एलिमेंट यूज हो रहे हैं, बट उन पार्टीज के ऑप्शन पे नहीं होगा जो इन एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। और इसे हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अवॉइडेबल बाय द पार्टीज इनके साथ ये सब हो रहा है। और अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? अवॉइड करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ए ने बी को, ए हो गया हस्बैंड, बी हो गई वाइफ, इसने इसको थ्रेट किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की नहीं, जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम किया है। तो ठीक है, कर दी उसने प्रॉपर्टी नाम। अब वो अवॉइडेबल था बट वो तो वैलिड हो गया ना, उसके नाम तो कर दी ना प्रॉपर्टी, तो इसलिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वॉइड और वॉइडेबल है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे वॉइड हुआ जल्दी बताओ मुझे? वो इन्फोर्सेबल ही नहीं हो पाया क्योंकि, मगर उसमें पार्टी की कोई गलती थी क्या? नहीं। वॉइडेबल में पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ। कॉज क्या था इसमें? चेंज इन लॉ, नेचुरल डिजास्टर, पार्टीज की डेथ हो जाना, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाना। इसमें कॉज क्या है? क्योंकि आपने कंसेंट फ्री नहीं लिया, उसको फोर्स किया या उसके साथ धोखा किया है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वॉइड हो गया। आप कहां से परफॉर्म करोगे? मर गया ना सिंगर, उसी को थोड़ा ना गवा पाओगे, है ना। और अगर आपने ये वॉइडेबल में, अगर आप जो एग्रीव पार्टी है जिसके साथ में गलत हो रहा है, अगर उसने लिमिटेड टाइम में स्यू कर दी तो ठीक है, नहीं तो नहीं स्यू करेगी तो फिर वो इन्फोर्सेबल होगा। मतलब फिर आपको निभाना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। 5 साल बाद थोड़ा ना बोलोगे कि उसने मेरे को जबरदस्ती मेरी वसीयत लिया था। 5 साल बाद थोड़ा ना बताओगे कि मेरे को चोरी की कार बेचा। रीजनेबल टाइम में बताओगे ना, अगर आपको अवॉइड करना है कॉन्ट्रैक्ट को तो। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार के किसी को कोई राइट नहीं मिलते क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में लोग स्यू कर लेंगे। और वॉइडेबल में तो आप उस व्यक्ति को स्यू करोगे या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे जो आपके साथ में जबरदस्ती कर रहा है, आपको भरोसा जीत के आपको बेवकूफ बना रहा है। डिफरेंस बिटवीन बता दिया मैंने आपको, भूलना नहीं है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम से लग रहा है इलीगल, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, बड़ा आसान शब्द है। विच लॉ फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू बी मेड। इन लॉ ने बोल दिया है कि ऐसे कानून आपको नहीं करना है। आप शराब नहीं बेचेंगे, स्मगलिंग नहीं करेंगे, किसी को मारने की धमकी नहीं देंगे, सुपारी नहीं देंगे। कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्सेबल नहीं करता है, और ना उसके कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स को। नॉट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। बट इससे एक चीज तो क्लियर होगी, ऑल
इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। हर इलीगल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो नहीं हो सकता। कोर्ट में थोड़ा ना जाओगे। अगर ए ने बी को बोला सी को मार, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, अब बी ने मार दिया, और अगर ए ने पैसे नहीं दिया तो क्या बी कोर्ट जाएगा क्या? नहीं, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, मैंने मार दिया। नहीं कर सकते ना तुम ऐसा। बट एवरी void agreement is not necessarily illegal। अब माइनर से होने वाला एग्रीमेंट void है, बट वो इलीगल थोड़ी ना है। वो ऊपर जो पड़े अपन ने, ये इलीगल थोड़ी ना थे, तो बाद में इलीगल हुआ ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया है ना? इसका एग्जांपल ले लेते हैं इलीगल का, कि भाई पी करके एक बंदा है, उसने क्यू को बोला कि तुम मुझसे ब्राउन शुगर या हेरोइन, ये सब ड्रग्स के नाम ले रहा हूँ मैं, खरीदेगा क्या? तो डेफिनेटली जो इनका कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, समाज में गलत तरीके का इन्फ्लुएंस जाएगा, समाज को हार्म करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल, जो पनिशेबल बाय लॉ है। पनिशेबल है कि नहीं है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हुआ और जो लेन देन है वो भी क्या है, अनलॉफुल। ओके, सो एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल, बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड। हर वॉइड एग्रीमेंट फॉरबिडन, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स आप बाद में भी कर सकते हैं। माइनर मेजर हो गए तो माइनर जब 18 साल का हो जाएगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। वॉइड एग्रीमेंट्स में पनिशमेंट्स नहीं होते, मैंने बताया आपको भी। अब वो कोविड-19 में जो चीज़ें वॉइड हुई, उसके लिए एक दूसरे को थोड़ा ना पनिश करोगे तुम, बट इलीगल एग्रीमेंट्स पनिशेबल है। वॉइड एग्रीमेंट से जुड़े हुए एग्रीमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं अगर एक परफॉर्म नहीं भी हो रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ए ने, बी एक माइनर है, उससे ज़मीन खरीदा, नहीं खरीद सकते तुम, बट ए बी के नाम पे तो ज़मीन कर सकता है ना। लॉजिक समझ रहे हैं ना? उससे खरीद नहीं सकता बट कर तो सकता है। तो कुछ ट्रांजेक्शन तो आप कर सकते हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो। पेरेंट्स अपने बच्चों के थ्रू ज़मीन नहीं खरीदते, बच्चों के लिए ज़मीन खरीदते हैं। कर सकते हैं ना, ये तो काम कर सकते हो, दिक्कत क्या? पॉलिसीज खरीदते हैं। पेनल्टी काय में मिलती है? इलीगल एग्रीमेंट्स में। वॉइड एग्रीमेंट्स में पनिशमेंट्स और पेनल्टी नहीं होती। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें अनएनफोर्सेबल। बहुत इजी है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको ऊपर वाले में, कि और कंफ्यूजन ना हो। अगर ए ने बी है माइनर, तो ये तो वॉइड हो गया। बट वही बी किसी शॉप में बैठता है और कोई सामान बेचता है, तो ए खरीद सकता है ना उससे। क्यों? दुकान में नहीं बैठते क्या बहुत सारे माइनर बच्चे? तो वैलिड है। तो आप इसको कुछ मत बेचो, अगर, क्योंकि अगर ये किसी प्रकार का डिफॉल्ट करेगा तो आप इसको स्यू नहीं करोगे क्योंकि वॉइड है। बट अगर इसको किसी प्रकार का कोई शॉप है या किसी प्रकार का, आपको पता माइनर चेक भी इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप माइनर के नाम पे चेक इशू मत करो। क्यों? क्योंकि नहीं पे किया तो स्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा बताने की कोशिश। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, इट इज गुड इन सब्सटेंस, सब कुछ बराबर लग रहा है, पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं सेक्शन 10 वाले। बिकॉज ऑफ कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, कोई पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ई फाइलिंग है, अगर तो उसमें कुछ कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है ना डॉक्यूमेंटेशन की, या राइटिंग में होनी चाहिए थी सब चीज़ें, तो राइटिंग में नहीं है तो राइटिंग में कर लो भैया। बराबर है कि नहीं बराबर है? या ऐसी कोई लेन देन है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक एक्ट है उसके बारे में। यानी अगर एक क्रेडिटर है ए, एक डेटर है बी, ए ने बी को कुछ पैसे दिया था, 1 साल में लेने वाला था, 1 साल ख़त्म हो गया, मैं आपको एक लॉ के बारे में बता रहा हूँ। तो अब
1 साल ख़त्म हो गया ना, तो अभी ए ना बी से 1 साल ख़त्म होने के बाद 3 साल तक पैसे मांग सकता है, और इतनी लिमिटेशंस हैं। यानी 1 साल ख़त्म हो गया टाइम पीरियड, उसके बाद और 3 साल है किसके पास, क्रेडिटर के पास में, टू क्लेम द मनी फ्रॉम बी। तो इसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट, कि आपने टाइम को लिमिट कर दिया 3 साल और। बट 3 साल अगर ख़त्म हो गए और आपने नहीं मांगा, भूल गए आप किसी वजह से कोई भी, तो फिर आप बी से पैसे नहीं मांगेंगे, वो हप्पो की बाम हो गए, है ना। तो इसलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिमिटेशन एक्ट का जिक्र किया करो अगर कोई लेन देन कर रहे हो। इससे फ़ायदा क्रेडिटर को भी है और डेटर को भी है। क्लियर हुआ। तो डिफेक्ट दूर करो और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करो, इतना इजी तो है। समझ में आया, ये सब लिखने का है आपको, कुछ भी छोड़े आपने, मैं आपका खेल खत्म कर दूँगा। ठीक है, एक बार टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर हम लोग इस तरीके से यूनिट खत्म करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, ये कंप्लीट करो, मुझे बताओ समझा के।